चिलचिलाती गर्मी के बाद बरसात के काले बादल, किसी के लिए सुहाना मौसम, किसी के लिए काला दिन। क्योंकि ईंट के भट्टे पर काम करने वाला ये परिवार आज कोई भी ईंट नहीं बना पाएगा, यानी कोई कमाई नहीं। ये है ठेकेदार के चंगुल में फंसा बंधुआ मजदूर। सोनीपत जैसे हरियाणा के मैदानी इलाके में जून की शुरुआत में बारिश, पूरा माहौल जैसे खिल सा गया। हालांकि हम थोड़े निराश जरूर हुए, क्योंकि बारिश के वक्त मिट्टी से ईंट बनाने, जिसे पाथना कहते हैं, नहीं होता है। बारिश हल्की हुई तो हमने भट्टे के कुछ शॉट्स बनाए। मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोल रखा था कि वो चुपचाप मजदूरों के शॉट्स लेता रहे। अचानक हमारी नजर भट्टे के एक उछले भाग पर पड़ी, जहां से भाप निकल रही थी और उस भाप के बीच कुछ लोग काम कर रहे थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉट था। लेकिन जब हम पास गए तो हकीकत से रोमानियत गायब हो गई। ये कोई प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि भट्टी की ऊपरी सतह थी, जिसमें से बरसात के बाद पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा था। अच्छे मोटे सोल वाले जूते पहनने के बावजूद हमें वहां पांव रखना मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब हमने मजदूरों को देखा तो अधिकतर घिसी पिटी रबड़ की चप्पल पहने वहां भट्टी के होल्स में कोयला डाल रहे थे। हमारे कहने पर जब उन्होंने भट्टी दिखाई तो हमें विश्वास हो गया कि हम कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खड़े हुए हैं। तभी बरसात के छींटे अचानक तेज हो गए। बचने के लिए हम पास की झोपड़ी की तरफ भागे, जिसमें एक बार में एक ही आदमी घुस सकता था। बचते बचाते हम झोपड़ी में चले गए। हमने अपने आप को झोपड़ी में एडजस्ट किया और बरसाती पानी को आंखों से पोंछा। और उसके बाद जो दृश्य देखने को मिला, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल लग रहा है। लंबाई इतनी कि औसत कद के आदमी को भी पैर पसारने में मुश्किल हो। ऊपर टीन और प्लास्टिक की छत, जमीन पर एक चूल्हा और उसके बगल में अपने बच्चे को दूध पिलाती माँ। यह दृश्य अपने आप में बंधुआ मजदूरों के दर्द को बताने के लिए काफी था। बंधुआ मजदूर मुक्ति को लेकर कानून तो करीब 40 साल पहले ही बन गया था, पर अफसोस ये चलन अब भी जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है ये कानून और कैसे हो रहा है इन कानूनों का उल्लंघन। क्या है मजदूरों की समस्याएं और किस हाल में है ये मजदूर। अच्छा, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते? अपने मर्जी से कैसे जाएंगे सर? अब उसका पैसा ले रखे हैं। कितना पैसा ले रखा है उसका? और कोई 10,000 आने वक्त दे देता है, 20,000 रुपया दे देता है, तो जाने पड़ता है। जिधर ले जाता है वहाँ जाने पड़ता है। जैसे हम पास के हैं तो हमें काम करने की सुविधा कम देता है। अच्छा, ताकि इस पे कमाई कम हो और पैसे हमारा निकास ना हो पाए। अच्छा, ताकि अगला साल भी यही करे, फिर अगला साल भी वही परेशानी, फिर और आगे साल यही करेगा। अच्छा, ठेकेदार जिस भट्टे के लिए वो तुमको लाता है उसी भट्टे में काम करना होता है? वही भट्टे पे काम करता हूँ। अगर मान लो भट्टे में अगर तुमको दिक्कत हो रही हो तो तुम दूसरे भट्टे में काम कर सकते हो? ऐसा तो नहीं होता, जिस भट्टे पर रहते हैं उसी भट्टे पे पूरा 9 महीने रहता हूँ। कुछ दिक्कत उक्कत करके रह जाता हूँ।
ठेकेदार पैसे मंजबड़ी नहीं देता है, वो हम लोग के पास मजबूरी रहता है तो जाके लेते हैं। परिवार में 8 लोग। अच्छा, तुम लोग जब कितना मजदूरी मिलता है? 432 432 रुपए पूरा दिन का? 1000 और वो 1000 कितने दिन में बन जाता है? कितना लगता है, तुम बताओ। कितना 5-8 घंटा 10 घंटा लगता है। 10 घंटा लगता है। और उसमें पूरा परिवार काम करता है? हाँ, सभी करते हैं, सभी करते हैं। बच्चा बुतरू सब करता है। अच्छा, 12-13 घंटा से हो जाता है। 12-13 घंटा हाँ हाँ 12-13 घंटा पूरा परिवार काम करता है। हाँ पूरे करते हैं। और 12-13 घंटे में का मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी 1000 में देता है 432। 432 रुपया में वही 5-6 साल से खट रहे हैं वही रेट में। अब की बार कहा कि बढ़ेगा वो फिर भी नहीं बढ़ा। बच्चा पेट में होता है तभी काम करना पड़ता है। तब भी जे पूरे दिन करते हैं। अब काम करते करते जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन तक भी हो जाता है। उस दिन तक भी जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन से बंद। डॉक्टर मिलवे करता है, अच्छा। खर्चे से वो देता है, अपना जो मिलता है पेट में भोजन उसी काट के दिखाता है। हाँ डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता हाँ है। अपना पैसे का इलाज करवाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो वहाँ पे भट्टी में गिर गया या ऐसा हो गया, ईंटा उस पे गिर गया, ऐसा भी होता है? तो उसको होता नहीं, मर जाता है, ईंटा ढोता तो हो जाता है कि चोट घाट लग जाता है। अच्छा, उसमें कुछ मुआवजा मिलता है, कुछ पैसा मिलता है अगर मर जाता ये दिखाने के देता है, मर्जा मालिक के होता देता है दिखाने को। है? वो और जो अगर मर गया तो उसका कोई उसको को ही देता है, कुछ नहीं वो देता तो चल लीजिए, उसको नहीं देता है। बच्चों की पढ़ाई का क्या है? अभी तो बच्चे को पढ़ाई ने साथ में खटवाते हैं, ईंटर पथैया करवाता हूँ, तो बच्चे का कहाँ से पता। बच्चे को पढ़ाई अभी कहाँ करेंगे, अभी तो ईंट पातेंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे वहाँ जी। कितने बड़े बच्चे ईंटा पाते का काम? इतना बड़ा इतना हो गया, ये बात ना सुनो। तुम्हारे शौचालय का क्या? शौचालय तो नहीं, पथेरे में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? हाँ पथेरे में नहीं, भट्ठे पर है तो उतना दूर कौन जाएगा लाइटिंग करने के लिए, इधर से उतना दूर। ये आप लोग को भी फिर खुले में ही जाना पड़ता है? जाने पड़ता खुले ने। बारिश हो रही होती है तो कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं, किले में। खेत में जाते हो? बंधुआ मजदूर के चलन या कहीं समस्या को समझने के लिए हमें भारतीय समाज के इतिहास में जाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में योग्यता के आधार पर समाज 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें शूद्र सबसे नीचे थे। लेकिन समय के साथ साथ इस व्यवस्था को सामाजिक क्रम मान लिया गया, जिसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा और शूद्र को सबसे नीचा स्थान मिला। सामंतवाद के दौरान ऊंची जाति के लोगों ने निचली जाति के लोगों पर सुरक्षा और जीविका के नाम पर राज किया। स्टेट हैव डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, वहाँ एक तरह से आप इधर मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं या परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी जो बॉडी है उसके साथ जुड़ी हुई है। उस मामले में आप सही हैं कि सामंती व्यवस्था के साथ एक श्रम व्यवस्था है, उसको बॉन्डेड कहें ना कहें ये अलग बात है। कैरेक्टर्स मिलते हैं। खेती काम करवाते थे मजदूरों से, जिनको कमैया बोलते थे, जिसको बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 का जो है उसमें वन ऑफ द नेम्स कमैया है, ठीक है ना। तो वो उनको पुकारा जाता था। वो शाम को आते अंधेरे में, गाय बैलों को चरा करके खेतों का काम पूरा करके और आंगन के कोने में खड़े होते थे
एकदम कभी घर की तरफ नहीं आते नज़दीक। और उनके शरीर पर मुझे भी आज भी याद है, बिल्कुल एक गमछा लपेटा हुआ, लॉइन क्लॉथ जिसको बोलेंगे, और बाकी शरीर काला सूखा ऐसे धूप में काम करने की वजह से, और वो हाथ जोड़े हुए हमेशा ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे 8, 10, 12। देखा जाए तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही बंधुआ मजदूरी और दास्ता को खत्म करने का पहला प्रयास किया गया था। 1833 से 1841 के दौरान किए गए एक सर्वे के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1843 में एंटी स्लेवरी एक्ट लागू किया। बंगाल के करीब 500 जमींदारों और तालुकदारों ने इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से लाखों मजदूर उनके चंगुल से निकल रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने विरोध की अनदेखी की। इस कानून के चलते ये मजदूर जमींदारों की दास्ता से तो बच गए, लेकिन अब ब्रिटेन उन्हें कॉलोनाइजेशन और ब्रिटिश मिल मालिकों के लिए इस्तेमाल करने लगा। कुल मिलाकर ये मजदूर बंधुआ ही रहे। दूसरा, इस कानून में देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरीकों से हो रही बंधुआ मजदूरी को शामिल नहीं किया गया था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन ने आके सामंती प्रथा को तोड़ा। हमारे यहाँ कॉलोनियल इकोनॉमी आई, हमारी अपनी इकोनॉमी डेवलप ऐसे नहीं करी, तो हमारी जो नई इकोनॉमी आई कॉलोनियल इकोनॉमी, उसने बहुत सारे जगह पे सामंती प्रथा का सहारा लिया, और जहां उसने सामंती प्रथा को तोड़ना चाहा, आपके प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन में मजदूरों को ले गए, झारखंड से मजदूरों को ले गए, असम के चाय बागानों में बसा दिया। उससे खराब बंधुआ मजदूरी तो हो नहीं सकती। 150 साल भी बाद में उनको टी लेबर कहा जाता है। आजादी के बाद संविधान की धारा 23 के तहत जबरिया मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर और मजदूरों की ट्रैफिकिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन बंधुआ मजदूरी समस्या बनी रही। सिनेमा को अगर समाज का आईना माने तो बंधुआ मजदूरी कई फिल्मों की पटकथा का आधार बना। आजादी के बाद भारत की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया में साहूकार के कर्ज में डूबे परिवार की औरत के संघर्ष को दिखाया गया। अच्छा, तो बर्तन भी पहुंच गए लाला के कलेजे में। मैंने एक उपाय सोचा है। अपनी वो जमीन है ना, वो 5 बीघा जमीन, वो तो बेकार पड़ी है, उसमें खाली घास होता है। उसे हम लोग तोड़े, उसमें अनाज बोए, उस पे लाला का कोई हक नहीं। अरे उस जमीन को तोड़ना कोई हंसी ठट्टा है? आधी जमीन में तो पत्थर और आधी जमीन में ये मोटी मोटी जड़ें। मेरे बैल 2 दिन में मर जाएंगे। बैल तो पीछे मरेंगे, लाला हमें पहले ही मार डालेगा। इस फिल्म ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में भारत में बंधुआ मजदूर के दर्द को रखा। इसी तरह 2 बीघा जमीन, अंकुर और निशांत ने भी सामंती प्रथा और इससे जुड़ी बंधुआ मजदूरी और मजदूरों के पलायन जैसी समस्या को प्रभावी रूप से रखा। लोगों ने इन फिल्मों को देखा और सराहा, लेकिन बंधुआ मजदूर बंधुआ ही रहा। मुंह नहीं तो पापा, हम काम मांगने आया था, इसको मारा। तेरे दिल में काला था, इस वास्ते डरा तू बड़ा आदमी अपने घर का होएगा समझे। बिहार के पलामू जिले के जमींदार जगदीश्वर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो विद्रोह करने वाले मजदूरों को अपने पालतू शेरों के आगे डाल देता था। हालांकि उस समय पलामू के एसपी रहे पीके सिद्धार्थ का मानना है कि हो सकता है कि ये फोकलोर या लोक कथा हो। लेकिन दूसरी बातें आई थी। जब मैं वहाँ था तो मैनेटर ऑफ मनातू के बारे में ये सुना था मैंने कि ये एक पिजड़ा रखा करते थे, उसमें एक तेंदुआ रखा करते थे, और किसी ने अगर कोई विद्रोह का स्वर उठाया तो उसको उसमें डाल देते थे। मेरे समय में मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाई, ये कथाएं सुनी है मैंने फोकलोर से वहाँ पर। बंधुआ मजदूरी पर सबसे बड़ा प्रहार 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया और बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम बनाया। 1978 में गांधी पीस फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक देश में कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या 26,20,000 के करीब थी। ये आंकड़ा 10 प्रदेशों के 1,000 गांवों के सर्वे पर आधारित था। इन बंधुआ मजदूरों में 90% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे। इनमें सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर थे, लेकिन श्रम मंत्रालय इन आंकड़ों से सहमत नहीं था। जुलाई 1977 के एक सर्वे के बाद 16 राज्यों में बंधुआ मजदूरों की संख्या मात्र 3,43,000 बताई गई।
जैसे जैसे इमरजेंसी ख़त्म हुई और चुनाव के मैदान में उतरी इंदिरा जी, तो उन्होंने अपने लिए एक बहुत उसको बनाया उपलब्धि कि इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत क्यों हुई, उसकी क्या विशेषता थी, उपलब्धि क्या थी। तो बताया कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कानून बनाया और उनकी मुक्ति करा दी पूरे देश में। उस समय उन्होंने आंकड़े दे करके बताया, बाकायदे प्रिसाइज नंबर्स, कि इस देश में कुल मिलाकर के 1,33,718 बंधुआ मजदूर थे। जैसे पूरी गिनती कर ली हो। और उनकी पहचान हो गई। उनमें से 1,20,606 को मुक्त करा दिया गया, पुनर्वास हो चुका। बाकी के वो जो 8-10 हज़ार हैं उनके पुनर्वास की बात बाकी है बस। तो इमरजेंसी जिंदाबाद। कानून को लागू करने में प्रदेश सरकारों की भूमिका को चिन्हित किया गया और जिलाधिकारी को विशेष अधिकार दिए गए। पर अफसोस, प्रदेश सरकारों ने बंधुआ मजदूरी को अनदेखा किया। 1976 में पश्चिम बंगाल ने एक भी बंधुआ मजदूर होने की बात से इनकार किया। मानवाधिकार की रिपोर्ट्स में भी साफ कहा गया है कि जिलाधिकारी सही स्थिति बताने से कतराते हैं। 1995 की तमिलनाडु की एक जनजातिका के सिलसिले में उन्होंने पूछा तमिलनाडु सरकार से कि बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा कि जवाब आया था कि हैं हमारे यहाँ पर इक्के दुक्के हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने कमिश्नर से अपॉइंट किए और उनकी रिपोर्ट से पता चला कि 10 लाख बंधुआ मजदूर तमिलनाडु में हैं। तो ये समस्या लगभग सभी राज्यों में थी और सभी राज्यों में जो सबसे आश्चर्यजनक और अफसोसनाक थी वो ये थी कि कोई भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि बंधुआ मजदूर उनके यहाँ हैं। क्योंकि ये मुख्य रूप से डीएम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं कानून के अंतर्गत में और एसडीएम बनाए गए हैं। और मैंने ये पाया कि डीएम्स इसे नकारना चाहते हैं कि बंधुआ मजदूरी का ही केस है। जितने भी केसेस पकड़ी हम लोगों ने वहाँ पे, उसमें उनका यही एटीट्यूड था कि हम तफ्तीश करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। मुझे लगता है कि भूख से मरना और बंधुआ मजदूरी, ये दो चीज़ें कोई सरकारें मानना नहीं चाहती हैं और सरकारों का दबाव रहता है इनके ऊपर, डीएम्स के ऊपर में, कि आप इस चीज़ को हाईलाइट न करें। उसने अमीर और गरीब को अलग अलग बना करके भेजा या एक समान बना करके भेजा? बंधुआ मजदूरों की समस्या को लेकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसी कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने आवाज उठाई। कमाने वाला और लूटने वाला। कई मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस कानून को जिस तरह से परिभाषित किया, उससे बंधुआ मजदूरी में कई और वर्ग शामिल हो गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में मैंने बताया फरीदाबाद के मजदूरों की ये हालत है और वो गुलामी और ये सब बातें मैंने बताई। वो चिट्ठी जस्टिस पीएन भगवती ने, उनको नंबर 2 के जज थे वो उस समय, उनको दिया गया तो उन्होंने उसको कन्वर्ट किया लेटर पिटीशन और रिट पिटीशन में। हमारे केस से पहले एक एशियाड जो गेम्स हुए कॉमनवेल्थ के, उसमें भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा निकली थी, लेकिन साफ साफ डिफाइन नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था ये फोर्स लेबर है, जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है वो फोर्स लेबर है। हमारे केस में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फोर्स लेबर है वो बॉन्डेड लेबर है, तो उसको मिनिमम वेज से जोड़ दिया और बहुत सी बातें। वो बहुत ही ऐतिहासिक और लैंडमार्क जजमेंट है। संविधान की अनुच्छेद 23 में जो फोर्स बल शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि इस बल का मतलब सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं है, बल गरीबी की मजबूरी को भी बल कहा जाते हैं। तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति मजदूरी स्वीकार करता है, बिना काम देना स्वीकार करता है बिना वेतन लिए या कम वेतन लिए और बंधुआ मजदूर बन जाता है, वो भी हमें इसको शामिल करना है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जहाँ भी किसी व्यक्ति को विवश किया जाता है कि वो बिना मजदूरी के काम करे या न्यूनतम नाम मात्र मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से कम पे काम करे, तो ये उपधारणा हो जानी चाहिए कि वो बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूरों की संख्या को लेकर सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं और यहाँ तक कि मानवाधिकार के आंकड़ों में काफी फर्क देखा गया है।
मार्च 2016 में जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,01,75 बताई गई। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये संख्या सच से मीलों दूर है। यही तो दुखद स्थिति है कि इस एक्ट के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार भी हम चलें तो इस देश में जितने ईंट के भट्टे हैं, जितनी खदानें हैं, जितने और कालीन बुनकर का काम जहाँ लोग कर रहे हैं, और आप बारीकी से देखें कि वो किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, इस परिभाषा के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश में जो असंगठित श्रम बल है, जो 93-90% से ऊपर होता है, उसका लगभग 50% तो वो बलात् श्रम की श्रेणी में आ ही जाता है। इसमें किसी रिपोर्ट, किसी सर्वे, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट है। सरकार खुद रख रही है मिनिमम वेज से कम में बंधुआ मजदूर रख रही है। अब रसोइया हैं जो मिड डे मील पकाती हैं, दलित हमारी बहनें हैं, हजारों बहनें। उत्तर प्रदेश के उन बहनों का हम संगठन कर रहे हैं, उनको 1,500-2,000 रुपया दिया जाता महीने भर के काम के लिए। ये क्या हुआ साहब? यदि वो 4-5 घंटे भी काम कर रही हैं पार्ट टाइम मान लीजिए, तो ये तो कोई मजदूरी नहीं हुई। आंकड़ों के चक्कर में बंधुआ मजदूरी के कारणों पर विचार और अनुसंधान अगर ना किया जाए तो सही नहीं होगा। उन्नीस से आज 40 साल बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देश में आर्थिक माहौल तो बदला, लेकिन इस बदलाव के साथ आर्थिक विकास में असमानताएं भी उभर कर सामने आईं, जिससे मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। हमने जब सोनीपत के भट्टों का दौरा किया तो पता चला उनमें सब मजदूर बिहार या पश्चिम बंगाल से थे। मजदूरों के लिए एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? या तो सरकार देगी या प्राइवेट सेक्टर देगा उसका। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये सब सिटी सेंट्रिक ग्रोथ हो रहे हैं, देखिएगा आप, और कुछ स्टेट्स में हो रहे हैं, ये देखिएगा आप। तो अगर वो ग्रोथ वहीं होने लगे, मान लीजिए बिहार में वो ग्रोथ होने लगता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगता है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर का ग्रोथ ड्यू होने लगता है, तो बाहर क्यों जाएगा वो? कोई कारण नहीं जाने का है। पंजाब क्यों जाता है वो? वहाँ अच्छी एग्रीकल्चर है। या मान लीजिए वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वहाँ जाता है वो। तो ये तो सरकार की पॉलिसीज़ और सरकार के प्रोग्राम्स पे फ़र्क पड़ने वाली बात है, और स्टेट पर डिफर करता है। हर जगह से पलायन इतना नहीं होता है। अगर पलायन होकर लोग कलकत्ता क्यों जा रहे हैं, पंजाब क्यों जा रहे हैं? वहाँ से तो भाग के बिहार नहीं आ रहे हैं लोग, झारखंड नहीं आ रहे हैं लोग। बॉन्डेड लेबर एक्ट, बंधुआ पद्धति, श्रम पद्धति आया, उसके 41 साल के बाद भी ये समस्या वैसी ही है। जब भी कोई बंधुआ श्रम के संबंधित शिकायत आती है तो उसकी जांच केवल जिलाधीश कर सकते हैं या उन द्वारा मनोनीत करें। हमारा अनुभव बताता है कि जब भी शिकायतें उनको भेजी जाती हैं तो वो पहले तो इनकार करते हैं कि नहीं है। उनका जवाब होता है कि ये साहब शिकायत जो थी वो बंधुआ श्रम की नहीं थी, वो वेतन के भुगतान से संबंधित थी। उनके जो वेतन दे थे वो उनको दे दिए और वो अपनी खुशी से अपने घर चले गए। तो इस वजह से कोई भी जांच जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो। तुलना करो चपरासी के काम को और उसकी 30 साल की पक्की नौकरी, तुलना करो उसको खेत और खदान मजदूर से, निर्माण मजदूर से। उससे तो कई गुना ज़्यादा काम कर रहा है, हैजर्डस काम कर रहा है। आप उसके बराबर तो दो कम से कम। तो ये हमारी मांग है इस समय बहुत बड़ी कि एक रैशनल नेशनल, अब उसको मिनिमम वेज भी न कह के, हमारे संविधान में कहीं मिनिमम वेज वर्ड नहीं है, वहाँ पर लिविंग वेज है। और लिविंग वेज नेचुरली जिसको आज हम मिनिमम वेज कहते हैं उससे ऊपर की चीज़ है। अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ चलो। मुझे लगता है कि इसको यदि हम अपना एक ठोस संकल्प लेकर के नहीं चलते तो भारत से गरीबी नहीं मिटती। तो आपने देखा सोनीपत के ईंट के भट्टों पर काम कर रहे इन बंधुआ मजदूरों का हाल। देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। 6 या 7 लोगों के परिवार को 12 घंटे तक काम करने के बाद मिलते हैं महज 500 रुपये, यानी हर व्यक्ति को 100 रुपये से भी कम। खैर, कोर्ट और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से कुछ बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया है, लेकिन क्या ये मजदूर जो मुक्त हो चुके हैं अब भी अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? क्या हैं इनकी समस्याएं? देखेंगे
अगले अंक में।